नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 यानी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। आज के वीडियो में हम एक एग्जाम्पल करेंगे जिसमें जर्नल एंट्रीज ऑफ स्पेशल ट्रांजैक्शन को सीखेंगे। आज के वीडियो में हम बैड डेट्स रिकवर्ड, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड एंड अनएक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम बैड डेट्स से। बैड डेट्स द अमाउंट इररिकवरेबल, यानी कि ऐसा अमाउंट जिसको अब हम रिकवर नहीं कर सकते, जो अब हमें नहीं मिल सकता, उसको हम, जो पैसा हमारा डूब जाता है, उसको हम बैड डेट्स कहते हैं। इसका जैसे एग्जांपल दिया गया है, रवि इज डेटर ऑफ ₹10,000 डिक्लेयर्ड इंसोल्वेंट एंड 70 पैसे इन ए रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। और ये रवि है, हमारा डेटर है, उसके पास हमारे 10,000 रुपीज़ हैं जिसको इंसोल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, यानी वो दिवालिया हो गया है। जो संपत्ति है उसमें से केवल 70 पैसे हमें रिसीव हो पाते हैं और 30 पैसे हमारे डूब जाते हैं, यानी 70% हमें मिल जाता है। तो जो पैसा मिल जाता है कैश अकाउंट डेबिट 7,000 हो जाएंगे। अब जो हमारा पैसा डूब गया है उसके लिए हम बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बैड डेट्स क्या है? हमारे लॉस हैं, लॉस को हम डेबिट करते हैं। 3,000 टू रवि से 10,000 का हिसाब किताब हमारा बराबर हुआ। अब बैड डेट्स में डालने के बाद में रवि से हम कोई पैसे मांगने के हकदार नहीं हैं, यानी उससे वो अब हमारा देनदार नहीं रहा। नेक्स्ट एंट्री आती है बैड डेट्स रिकवर्ड। अब इसी एग्जाम्पल में मान लीजिए रवि अब हमारा देनदार तो नहीं है, इससे हम पैसा तो लेने के हकदार तो नहीं है, मांगेंगे भी नहीं इससे पैसे, लेकिन ये खुद अपनी तरफ से मान लीजिए बाद में इसका कोई व्यवसाय बिजनेस ठीक चल जाता है और इसके पे करने की कंडीशन में आ जाता है, तो जो इसके ऊपर इंसोल्वेंट का एक दाग लगा हुआ है उसे समाप्त करने के लिए ये इन पैसों को रिटर्न करता है। तो रिटर्न करता है तो उसको हम बैड डेट्स रिकवर्ड कहेंगे। जिस पैसा अमाउंट को हम एक बार बैड डेट्स में डाल चुके होते हैं, अगर वो बाद में रिकवर हो जाता है तो ये हमारी क्या होती है? इनकम होती है, ये हमारा एक फायदा हो जाता है। अब ये रवि से तो हमें लेना नहीं था, लेकिन ये क्या, एक इनकम होगी हमारी बैड डेट्स रिकवर्ड की। द अमाउंट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स नाउ रिकवर्ड इफ इन अबव केस रवि पेड ₹3,000। जैसे ऊपर वाले केस में अब 3,000 रुपीज़ रवि दे देता है, तो इसके लिए हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। यहाँ पर गलती बच्चे आमतौर पर यही करते हैं कि यहाँ पर भी रवि लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर रवि नहीं आएगा क्योंकि रवि से तो हमारा कोई लेना देना अब है ही नहीं। हाँ, ये पैसे अगर हमें मिल जाते हैं तो इसको हम इनकम में दिखाते हैं और वो हमारी हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में डालेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। द एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जैसे कि कोई हमारा एक्सपेंसेज हैं, ये हमारे आमतौर पर क्या है, जैसे हम अकाउंट 31 जो मार्च है उसको हम क्लोज करते हैं, तो मार्च महीने के जो पैसे होते हैं उनको आमतौर पर जो हमारी सैलरी होती है, वेज होती है, कोई और भी खर्चा होता है, उनको जैसे मान लीजिए हमें अप्रैल में पे करना है, तो अप्रैल में पे करना है, लेकिन खर्चा तो मार्च का हो गया है, तो ऐसे खर्चों को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। ये हमने अभी पे नहीं किए, कैश पेमेंट नहीं की है इनकी, बल्कि ये क्या है, खर्चे ड्यू हो चुके हैं लेकिन इनको पे नहीं किया, तो ये हमारी क्या लायबिलिटी बन जाती है। तो ऐसे हम सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर सैलरी के अलावा कोई वेजेज होता है वेजेज अकाउंट डेबिट, रेंट होता है तो रेंट अकाउंट डेबिट, उस एक्सपेंसेस का नाम लेकर के उसे डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट में आउटस्टैंडिंग वही एक्सपेंस आ जाता है, यानी सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट है तो आउटस्टैंडिंग रेंट। ये हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री हो जाती है। और नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट पेड इन करंट ईयर इन एडवांस। अगर हम किसी एक्सपेंसेस को एडवांस में ही पे कर देते हैं तो ये हमारा क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। जैसे कि इंश्योरेंस होता है, आमतौर पर हम क्या है, इंश्योरेंस को 1 साल के लिए पे कर देते हैं, एडवांस में पे करते हैं पूरा। सच एज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन 1 जनवरी, मान लीजिए 1 जनवरी को पे कर दिया, 1 साल के लिए पे हो गया ये ₹12,000। ऑन 31 मार्च प्रीमियम ऑफ अप्रैल टू दिसंबर फॉर 9 मंथ इज प्रीपेड इंश्योरेंस, दिस इज करंट एसेट्स। अब जो हमारा 9 महीने का हमने 1 जनवरी को पेमेंट किया है और ये कितने 12 महीने के लिए हमने पेमेंट कर दिया 31 दिसंबर तक के लिए।
अब अकाउंट हम क्लोज करते हैं 31 मार्च को, तो 31 मार्च को जब हम देखेंगे एडजस्टमेंट ऑन 31 मार्च, जिस दिन हमने पे किया होगा उस दिन तो हमने कर दिया इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, उस दिन हमारी एंट्री यही होगी। लेकिन अब ये इंश्योरेंस प्रीमियम हमने ज़्यादा से डेबिट कर रखा, उतना डेबिट नहीं होना चाहिए। डेबिट केवल कितना 3 महीने का होना चाहिए था। तो जो बाकी 9 महीने के एडवांस में जो हमने पेड किया है उसको हम इंश्योरेंस प्रीमियम को यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं, यानी उसकी उल्टी एंट्री कर देते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री जिसको हम कहते हैं। तो इसमें हमारी जो जर्नल एंट्री बनती है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या हमारी करंट एसेट्स होती है कि ये हमने एडवांस में किसी को पैसा दे रखा है, तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस को हम डेबिट करेंगे और इंश्योरेंस प्रीमियम को हम यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं। अब ये एक्सपेंसेस की बात होगी। इसी तरह से हमारी इनकम भी हो सकती है, जो हम इनकम मान लीजिए हमारी होगी लेकिन हमने प्राप्त नहीं की हुई है, या कोई इनकम हमने एडवांस में प्राप्त कर ली है, तो ऐसे इनकम के लिए भी हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। आमतौर ये आपकी बुक में हालांकि नहीं दी हुई है, लेकिन फिर भी इसको समझना जरूरी है। एक्रूड इनकम या इसको हम अर्न्ड इनकम भी कहते हैं। इसका मतलब होता है जो इनकम हमने कमा तो ली है, वो इनकम तो हमारी होगी है, लेकिन अभी वो रिसीव नहीं हुई है। तो ऐसी इनकम को जो रिसीव नहीं हुई है लेकिन इनकम तो वो हमारी है, तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम लिखते अगर वो रिसीव हो जाती, लेकिन रिसीव नहीं हुई है तो वो क्या हमारी एक्रूड इनकम है, ये हमारी एसेट्स है, क्योंकि इस पैसे को कभी भी हम वापस मांग सकते हैं। तो ये एसेट्स है। एक्रूड इनकम को हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और टू इनकम जो इनकम को हम क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट ही हमारी यहाँ पर होगी। तो इसमें कोई भी इनकम हो उसी का नाम लिखते हैं, जैसे इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट लिखेंगे, कमीशन है तो कमीशन लिखेंगे, अगर कहीं से रेंट एडवांस में रिसीव कर लिया तो रेंट लिखेंगे। तो ये बाय नेम इनकम का वो नाम लिखा जाता है। अब इसके एक उल्टा भी हो सकती है, इसके अपोजिट भी, यानी अनएक्रूड इनकम या अनअर्न्ड इनकम। ये क्या, जो हमारी इनकम तो नहीं है लेकिन किसी से हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है। एडवांस में रिसीव कर लिया है तो उस समय जब एडवांस में रिसीव किया होता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम हम कर देते हैं उस समय तो, लेकिन ये वास्तव में हमारी जब 31 मार्च को जब हम करते हैं इसकी एडजस्टमेंट एंट्री, तो हम देखते हैं कि ये तो हमारी इनकम है ही नहीं और हमने वो क्रेडिट किया हुआ है, तो उस इनकम को वापस डेबिट कर देते हैं और अनएक्रूड इनकम लिख करके क्रेडिट कर देंगे। जैसे हम मान लीजिए किसी से हमने 3000 रुपये एडवांस में रेंट ले लिया, लेकिन वो रहने हमारे पास में आया नहीं, तो ये क्या है कि हमारा इस इनकम को जब हमने रिसीव की होगी उस समय तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम हमने कर दिया होगा, लेकिन वास्तव में ये अभी इनकम नहीं है हमारी। तो 31 मार्च को जब हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे तो इनकम को वापस डेबिट कर देंगे और टू अनएक्रूड इनकम। अब नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज द परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। इट इज लॉस फॉर बिजनेस एंड ए नॉमिनल अकाउंट। हमारे क्या है, मान लीजिए जैसे कोई हमने प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये खरीद लेते हैं, इनकी एक लाइफ होती है, मान लीजिए 10 साल की लाइफ है, तो हम क्या करते हैं कि हर साल इनकी कीमत में 10% की कमी मान लेते हैं और उसी कमी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। इससे डेप्रिसिएशन क्या है, हमारा लॉस है और ये एसेट्स जो हमारी डेबिट होती थी, एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है इससे, तो इसमें हम एंट्री कर देते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो यहाँ पर एसेट्स का बाय नेम लिखेंगे, नाम लिखेंगे, एसेट्स नहीं लिखेंगे, बल्कि मशीनरी है तो मशीनरी लिखेंगे, फर्नीचर है तो फर्नीचर लिखेंगे, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जो डेप्रिसिएशन हमेशा केवल फिक्स्ड एसेट्स पर ही लगाया जाता है और ऐसी एसेट्स पर लगाया जाता है जिसकी कीमत में फ्यूचर में कुछ कमी आती रहती है इस्तेमाल से। ये कभी बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाए क्योंकि बिल्डिंग पुरानी होती है, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, इनके ऊपर लगाया जाता है, लेकिन लैंड के ऊपर कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि जमीन हमारी कभी इस्तेमाल से पुरानी नहीं होती है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये देखिए, आप समझने की बात है, हम क्या जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को मालिक से अलग मानकर चलते हैं। अब मालिक ने मान लीजिए कुछ कैपिटल लगाई हुई है बिजनेस में, तो हमारे ये सही प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे ये जरूरी है कि अगर मान लीजिए इस पैसे को हम कहीं बाहर से लेते तब भी तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता, इंटरेस्ट देना पड़ता तो उस इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट हमने दिया नहीं है, केवल इसका हिसाब लगाना है। हम ये मानकर चलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे क्या एक्सपेंसेस तो है, बिजनेस के लिए तो खर्चा है, मालिक के लिए इनकम है ये, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है, ये खर्चा है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। अब टू कैश होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या यहाँ पर कैश हमने पेमेंट किया नहीं, वो ये मान लीजिए बिजनेस में ही लगा दिया गया है पैसा, तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इससे हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। तो ये हम एंट्री करते हैं। आप भी इन एंट्रियों को याद करके रखें, एक बार समझ लें लेकिन फिर इनको याद रखें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अगर इंटरेस्ट पर हम कैपिटल देते हैं तो।
नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जिस तरह से कैपिटल के ऊपर हमने इंटरेस्ट लगाया, अगर मालिक बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है, ड्राइंग्स लेता है, तो हमें ड्राइंग के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाना चाहिए। यानी क्योंकि हम बिजनेस का दिखाते हैं कि बिजनेस को एक्चुअल में ट्रू एंड फेयर जो प्रॉफिट है वो कितना है, तो उसे निकालने के लिए इसकी भी हम एडजस्टमेंट करते हैं। ऐसे में हम ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, हमारी इनकम है, क्योंकि हमने ड्राइंग्स मालिक ने बिजनेस से ले रखा पैसा, तो मालिक से बिजनेस भी इंटरेस्ट लेगा। जब मालिक को इंटरेस्ट दे सकता है, कैपिटल पर इंटरेस्ट दे सकता है, तो बिजनेस को इंटरेस्ट लेना चाहिए, उसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री होनी चाहिए। तो ऐसे में हम क्या ड्राइंग्स हमारे बढ़ जाते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमारी इनकम है, बिजनेस के लिए इनकम है। और ये लेकिन हमें कैश नहीं मिला, हम ये मान लेते हैं कि बिजनेस जो पैसा दिया मालिक ने हमें इंटरेस्ट का, वो हमने मालिक को ही वापस लौटा दी, यानी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ये एडजस्टमेंट एंट्री हो जाती है। अब इन एंट्रियों के हम कुछ एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, जिससे और ये बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, इन एंट्रियों को आपको ठीक से समझ करके याद जरूर कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 दिया गया है। आप इसको एक बार अपनी कॉपी में लिख लें। जब इसे लिख लेंगे तो उसके बाद में फिर हम इस क्वेश्चन को अब करना शुरू करते हैं। वीडियो को पॉज करें और इसे लिख लें, क्योंकि बिना लिखे जब तक आपके पास में क्वेश्चन नहीं होगा, आपके समझ में ठीक से एग्जाम्पल नहीं आएगा। तो चलिए अब मेरे साथ साथ आप इसको करके देखें। पहली हमारी एंट्री है, रिसीव्ड फ्रॉम राखी ₹20,000 विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। हमने राखी से 20,000 रुपीज रिसीव किए हैं, जिनको पहले से बैड डेट्स के रूप में रिटर्न ऑफ कर दिया था। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ये हमें कैश मिला है, और कैश क्या है, ये हमारी इनकम है, क्योंकि पैसा तो पहले बैड डेट्स हो चुका था। राखी को क्रेडिट ना करके बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो हमारी इसमें एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ये हमने याद कर ली थी अभी। रिकवर्ड ये आ जाता है हमारे 20,000 फॉर बैड डेट्स रिकवर्ड। बस ये एंट्री इसकी बहुत है। सेकेंड में सैलरी ड्यू टू क्लर्क ₹10,000। क्लर्क को सैलरी ड्यू हो चुकी है 10,000 रुपीज की। तो ऐसे में क्या, सैलरी तो हमारी है, ये एक्सपेंसेस तो है, तो ऐसे में हम क्या एंट्री करते थे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹10,000 से हमारे यहां पर लिख देंगे। थर्ड एंट्री, आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर ₹2,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। यानी जो हमने इस साल रेंट पेड किया था उसमें से 2,000 रुपए अगले साल के हैं, तो ये क्या हमने एडवांस में पे कर रखा है, ये हमारे क्या प्रीपेड है। तो ऐसे में एंट्री हम क्या करते थे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये हमने समझ ली थी अभी, अब आप इसे याद करके लिख दें, फॉर प्रीपेड रेंट। ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 2,000 रुपीज, क्योंकि इनमें से जो रेंट हमने पे किया था उसमें 2,000 क्या हमारा एडवांस में है, इसे प्रीपेड रेंट। अब आती है हमारी फोर्थ एंट्री, पेड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000। अब यहाँ पर ये क्या 50,000 का हमारे पास में एक फर्नीचर है, इस पर 10% का हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो 10% कितना हो जाएगी 5,000। अब 5,000 की एंट्री आप कर देंगे। इसको अलग से यहाँ पर जर्नल में आप इस तरह से कैलकुलेट करके ना दिखाएं, इसको रफ कॉपी में अलग से नोट्स बना करके वहाँ पर आप कैलकुलेट करें, यहाँ पर कैलकुलेट ना करें। तो इसके लिए हमारी एंट्री हो जाती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट फॉर
डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर ₹5,000। नेक्स्ट 15, प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग ₹10 लाख। 10 लाख रुपीज की हमारी एक कैपिटल है जिसके ऊपर 10% हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो इसकी एंट्री हमने क्या बताई थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट फॉर इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल। ये इसकी एंट्री बन जाती है। 10 लाख रुपीज के ऊपर 10%, 1 लाख रुपीज का ये इंटरेस्ट हमारा बन जाएगा। अब चलते हैं हम 6th एंट्री पर। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये 8,000 रुपीज का इंटरेस्ट हमने चार्ज किया है ड्राइंग्स के ऊपर। तो सिंपल सी एंट्री इसकी हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स 8,000। नेक्स्ट एंट्री हमारी 7। इसमें दिया गया है रवि हु ओड अस ₹10,000, यानी रवि है जिसको जो हमारा 10,000 रुपये से देनदार है, जिसके ऊपर 10,000 रुपये हमारे कर्ज के हैं। इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। एंड 30% इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम इज स्टेट, और उससे केवल कितने 30% हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो जितना प्राप्त हुआ उतना तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है, और जितना पैसा डूब गया है वो हमारा बैड डेट्स में लिख देते हैं उसे। जिससे मिलना था पैसा वो उससे हिसाब बराबर हुआ पूरा। ये किससे मिलना था हमें? रवि से, टू रवि फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि एंड बैड डेट्स। कैश हमारा मिला है यहाँ 3,000, क्यों 30% हमें मिला है तो 3,000 हो जाएगा। जो पैसा हमारा डूब गया है वो है हमारा 7,000। अब हिसाब किताब बराबर हो गया हमारा रवि से 10,000। अब इससे ना कुछ लेना ना कुछ देना। अब चलते हैं हम 8th एंट्री पर। आउट ऑफ कमीशन रिसीव्ड दिस ईयर ₹3,500 इज अनएक्रूड। हमने कमीशन तो रिसीव कर लिया, लेकिन इसमें से 3,500 रुपीज हमारा अनएक्रूड है, यानी कि ये अभी हमने कमाया नहीं है, ये एडवांस में रिसीव कर लिया है। तो जब एडवांस में कोई चीज़ हम रिसीव करते हैं, कोई इनकम, तो ये क्या है हमारी वास्तव में जो पहले इनकम थी अब ये इनकम नहीं है, इसलिए इसकी अपोजिट एंट्री करते हैं, यानी कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनएक्रूड कमीशन for adjustment of unaccrued कमीशन। हमने इसकी अनएक्रूड कमीशन की एडजस्टमेंट कर दी है। ये हमने रिसीव तो हमने पहले ही कर लिया था, लेकिन वास्तव में हमारा इनकम है ही नहीं, तो इनकम हमने क्रेडिट कर चुके थे इसको, अब इसको वापस डेबिट कर देंगे क्योंकि इस साल की इनकम हमारी है नहीं। 3,500।
नेक्स्ट है हमारी इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 7,500 ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट बट नॉट रिसीव्ड। अब हमने कहीं की इन्वेस्टमेंट परचेज किए हुए हैं, यानी हमने पैसा कहीं पर उधार दिया हुआ है, किसी जगह दूसरे बिजनेस में कहीं हमने पैसा लगाया हुआ है, वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिलना है। तो जब इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा क्या है, इनकम है। लेकिन यहाँ पर ये रिसीव हुआ नहीं है, हमारा ड्यू तो हो गया है 31 मार्च को, जैसे मान लीजिए तीन महीने को पे करते हैं, मार्च अप्रैल मई का या 6 महीने का पे हमें रिसीव होता है ये, तो जनवरी से लेकर के जून तक का, जून में मान लो रिसीव होता है। तो ये अब 31 मार्च को हम इसकी क्या करते हैं, अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का तो हमारा ड्यू हो गया है, यानी ये रिसीव हो जाना चाहिए था, हमने कमा तो लिया ये, लेकिन हमारा रिसीव नहीं हो रहा है। तो ये कमा लिया गया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, तो ऐसे में ये क्या हमारी एसेट्स बन गई। एसेट्स बन गई तो हम ये इससे क्या लिखते हैं, एक्रूड इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, यानी हमारी इनकम है लेकिन इनकम ही हमारी उधार है, अभी हमें मिली नहीं है, टू इंटरेस्ट अकाउंट, यानी इनकम तो होगी ये हमारी, तो हम इंटरेस्ट अकाउंट को तो हम क्रेडिट करेंगे। और डेबिट में हम कैश नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकहमें ये रिसीव नहीं हुआ है, ये क्या एक्रूड इंटरेस्ट है, ये हमारी एसेट्स है, इसको हम डेबिट कर देंगे। 4 एक्रूड इंटरेस्ट, अमाउंट आ जाएगा हमारा 7,500। इस तरीके से हमारे कुछ स्पेशल एंट्री है, ये अब हमारी इसमें हो जाती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।